कुछ ग्राम पंचायतें अभी रिक्त हैं जिनमें इलेक्शन के बाद चयन और तैनाती की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं पे रिजर्वेशन के इश्यूज हैं, कहीं रेजिग्नेशन के इशू हैं और भी कुछ कारण हैं जिस पे निर्णय लेने के बाद इलेक्शन के बाद इन पे भरने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है और इसको सरकार बहुत उम्मीद के साथ शुरू की है कि ये ग्राम पंचायत के जो सचिवालय हैं ये पूरी सफलता से काम करें। इनकी सफलता के लिए निदेशालय से और शासन से जो पंचायत सहायक हैं उनको इक्विप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हर तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें C3 के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो ट्रेनिंग मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आज जो कुछ नई बातें आपसे होंगी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से इक्विप करने के लिए किया जा रहा है ताकि आप चीजों को समझ सकें और फिर अपने पंचायत में गांव के लोगों की समय और सही तरीके से मदद कर सकें। सभी पंचायत जो सचिवालय हैं उनको और जो पंचायत सहायक हैं उनको पूरे ग्राम पंचायत में एक धुरी के रूप में विकसित होना है। आपको एक नोडल पॉइंट के रूप में वहां पे विकसित होना है और ये मैं आपको बताऊं खुद से नहीं होगा। जब धुरी बनने की बात है तो आपको ग्राम विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनेक विभाग की योजनाएं जो गांव में चल रही हैं उन सब के बारे में सूचना आपके कंप्यूटर पे, आपके सचिवालय में उपलब्ध हो और आप सभी विभाग से संबंधित काम को इनिशिएट कर सकें, शुरू कर सकें। ये नोडल बनने के लिए जरूरी है, फोकल पॉइंट बनने के लिए जरूरी है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये आपको बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत लंबे समय तक आपको इस काम को सक्षम तरीके से करने के लिए सिंसियरली इसमें लगना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली इसमें लगना पड़ेगा। ये सभी पंचायत सहायकों को करना पड़ेगा। जो प्लेटफॉर्म की बात हम लोग अभी आपसे कर रहे हैं, जो आज C3 आपके सामने प्रेजेंट करेगा, उसमें प्रदेश के और देश के जितनी भी योजनाएं हैं जो किसी व्यक्ति या किसी परिवार की गांव में मदद कर सकती हैं या कोई सामुदायिक कार्य करा सकती हैं, उन सभी योजनाओं से संबंधित गाइडलाइंस और शासनादेश ये इस पोर्टल पे उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा आज और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरा सभी पंचायत सहायकों से ये अनुरोध है कि अगले 3-4 हफ्ते यानी इलेक्शन के समय तक इसका इस्तेमाल आप करें, इन सभी शासनादेशों को पढ़ने के लिए, अच्छे से इन सभी गाइडलाइंस को समझने के लिए। और इसी दौरान इस पे C3 द्वारा एक ट्रेनिंग भी मंडलवार आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन और आप जो भी आपके सवाल होंगे या जो चीज आप नहीं समझ पाएंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो हम लोगों की मंशा और आपके लिए दरख्वास्त ये है कि अभी अगला जो 4-5 हफ्ते का समय है यानी इलेक्शन तक आप इन सारे गाइडलाइंस को, सारे शासनादेशों को ठीक से पढ़ लें और इसकी हर बारीकी को समझ लें, क्योंकि अब जब आप किसी की मदद करने निकलेंगे तो अच्छी तरह से मदद करने के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल वेल वर्स्ड हो जो भी ये डायरेक्शन है उनसे। इसका इम्प्लीमेंटेशन चुनाव के बाद शुरू होगा और ये टाइम आपको एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए व्यतीत करना है अगला जो 4-6 सप्ताह है, ताकि आप पूरी तरह इसके लिए तैयार रहें। शुरुआत आपको पंचायती राज विभाग के स्कीम से करनी चाहिए, जिसमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का है। हम लोग चाहेंगे कि आप जो भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित पोर्टल है उनके बारे में पूरी जानकारी रखें। आपके गांव में इन योजनाओं में क्या काम हो रहा है आप उसको एक्सेस कर सकें। क्या सामान कहाँ से लाया गया, उसमें चूंकि वाउचर वगैरह भी
फीड किए जाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो CFC और SFC पे और इसके सही तरीके से काम करने पे, सही भुगतान के संबंध में आपको एक मास्टरी हासिल करनी चाहिए ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें। जो पोर्टल है उसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो कहलाता है, उसमें सभी काम के पेमेंट का वाउचर वगैरह सब कुछ उस पर अपलोड किया जाता है। यानी आप उसको पूरी तह तक जाके और सब कुछ देख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि सही काम हो और अच्छा काम हो। जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं हर ग्राम पंचायत में, वो नियमित तरीके से खुले, साफ सफाई हो, ये आपको देखना है, सुनिश्चित करना है। और उसके पहले जो पंचायत सचिवालय हैं, जहां अभी बनने के स्टेज पे हैं, उनको तुरंत पूरा करना है। फिर फर्निशिंग होनी है उनकी, और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह लगना है, और उनको फंक्शनल बनाने में भी आपको अपने पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान की पूरी मदद करनी है। CSC में जो महिला लगाई गई हैं, वो उस काम को करती हैं या कर सकती हैं, ये भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए। कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो लोग केयर टेकर के रूप में रखे गए हैं, वो वाकई खुद इस काम को नहीं करते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है, और आपको एक ईमेल दिया जाएगा, अभी एक ईमेल आईडी दी जाएगी, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी बातें भी बता सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जहां भी ऐसी स्थिति है कि वो केयर टेकर नहीं काम कर रही हैं और उनको मानदेय दिया जा रहा है, तो आप इसकी सूचना इस ईमेल पर दीजिएगा, क्योंकि आपका और हमारा ये दायित्व है कि जो गरीब महिला इस काम को करती हैं वही इस काम पे लगें, ताकि उनको जो सरकार 6,000 रुपए के मानदेय के रूप में दे रही है मदद, वो सही परिवार तक पहुंच सके, और दूसरी तरफ कम्युनिटी टॉयलेट्स मेंटेन भी हो सके। हम लोगों ने काफी व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं, 2 करोड़ से अधिक स्वच्छ भारत मिशन पहला जो फेज था उसमें, और बहुत अच्छा काम किया है। सभी पंचायत विभाग के पंचायत सेक्रेटरी से लेकर, प्रधान से लेकर, और ऊपर DPRO, DD, JD, डायरेक्टरेट, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा शौचालय बनाया गया है। अभी जो एक सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो हमारी प्रगति आई है वो अराउंड 70% है कवरेज की, व्यक्तिगत शौचालय की। NFHS 4 में ये कवरेज 35% था, लेकिन हमने हर आदमी का शौचालय बनाया, ऐसा हमने सर्टिफाई किया हुआ है, लेकिन हमारा कवरेज 70% है, 100% नहीं है। कुछ जिले, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, यहाँ काफी बड़ा गैप है। मैं सभी पंचायत सहायकों से अनुरोध करूंगा कि पोर्टल पे आपको बताया जाएगा, आज की तारीख में जिसके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, उनका इंफॉर्मेशन आप उस पर डाल सकते हैं, ताकि हमें उनको कवर करना जरूरी है। अगर हम ODF की स्थिति चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हर आदमी के घर में शौचालय हो जिसका वो इस्तेमाल करता हो। जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसके बारे में भी आपको लोगों को समझाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इस पर अभी कोई काम पंचायत स्तर पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी आप समझिए, पढ़िए, और इसमें हर पंचायत में सोकपिट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए व्यक्तिगत सोकपिट हो सकता है, कम्युनिटी सोकपिट हो सकता है, और उसी तरह वर्मी कंपोस्टिंग के लिए और कंपोस्ट पिट कम्युनिटी लेवल पे या व्यक्तिगत लेवल पे ये बनाए जाने की जरूरत हो सकती है। गांव में एक अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए। हर जगह पानी, ड्रेनेज का ठीक व्यवस्था हो, और जो गांव का अच्छा तालाब है, मुख्य तालाब है, उसमें गंदा पानी न जाए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो नाली बना के, और कहीं और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्रिएट करके, या किसी छोटे मोटे तालाब में इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी है। अंत्येष्टि स्थल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पंचायत राज विभाग का, जिसमें लगभग 24 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो नदी किनारे या फिर जो ट्रेडिशनल
शमशान घाट है वहां पे बनाया जाता है। इस योजना में प्रगति अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी प्रगति को तेज करें और इसको साथ में वहां देखें। हैंडपंप्स जो लगे हैं उनका मेंटेनेंस भी पंचायत की जिम्मेदारी है। वो आप लोगों को देखना चाहिए कि जो हैंडपंप्स लगे हैं इंडिया मार्क टू, वो जैसे ही खराब हो वो नियत समय के अंदर 7-8 दिन के अंदर रिपेयर हो जाए, बन जाया करें। अभी बहुत से पंचायतों में हर घर में नल से जल की जो योजना है वो कंप्लीट की जा रही है और वो पंचायत को हैंडओवर की जाएगी। जहां पे सरफेस वाटर स्कीम्स है वहां तो 10 साल मेंटेनेंस बनाने वाली कंपनी को करना है, जो कि बुंदेलखंड और विंध्याचल इलाके में। बाकी जनपदों में ये स्कीम्स ग्राम पंचायत को टेक ओवर करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लोग उसको मेंटेन करेंगे और यूजर चार्जेस वगैरह लगाने की व्यवस्था आपको वहां पे डेवलप करनी है। आपको यूजर चार्जेस के साथ साथ और भी अपनी पंचायत के स्थिति के हिसाब से ये देखना चाहिए कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। कहीं दुकान बन सकती है, कहीं तालाब में मछली पालन वगैरह का ठेका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। वो आपकी पंचायत की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए कि पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये पंचायत विभाग की बातें थी। इसके बाद सबसे नजदीकी विभाग होगा आपका ग्राम विकास विभाग, जिसमें नरेगा में काम हो रहा है। मजदूरों से डिमांड लेना ये आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। पंचायत ही अब नरेगा को इम्प्लीमेंट करे, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। चुनाव के बाद वो शुरू होगा। उसमें जहां जहां पे रोजगार सेवक नहीं है वहां मस्टर रोल वगैरह निकालने का काम भी हो सकता है, पंचायत सहायक के जरिए से करना पड़े या आपकी मदद से रोजगार सेवक को भी आपकी इसकी मदद करने की जरूरत पड़ सकती है। बट गांव में मस्टर रोल निकालना, मस्टर रोल फीड करना, मटेरियल का बिल फीड करना और पेमेंट करना मजदूरों को, ये सब कुछ आपके कंप्यूटर से होगा। तो आपको नरेगा के बारे में भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या प्रोसेस कैसे फ्लो होता है। डिटेल इसका आपको बताया जाएगा। उसी तरह समाज कल्याण कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में भी आपको ठीक से समझना है। आपके पंचायत भवन में जैसे ही कंप्यूटर लगे, आपको गांव में जितने भी स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं सबकी लिस्ट आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में हो जानी चाहिए, सेव करनी चाहिए। ये समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए इन सब चीजों को जनरेट करने के लिए, ताकि आप देख सकें कि कौन से लोग छूटे हुए हैं। आप ये भी देख सकें कि कौन से लोग गलत हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप उसको सभी स्कीम की बेनिफिशियरीज की लिस्ट को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करें अपने कंप्यूटर पर। आपको तमाम तरह की सर्टिफिकेट्स गांव स्तर से, प्रधान के लेवल से या सेक्रेटरी के लेवल से दी जाती हैं। ब्लॉक तमाम सर्टिफिकेट देने के लिए आपका सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, भले ही वो सर्टिफिकेट ब्लॉक या जिले से इशू हो। तो उन सब के बारे में भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि आप उस पूरे फ्लो को मैनेज कर सकें। सरकार ने एक बिजनेस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी स्कीम ग्राम विकास में लागू की है। हर पंचायत में एक महिला तैयार की जा रही है जो कि बैंक का काम कर सकेंगे। इनको भी आपको अपने पंचायत सचिवालय में जगह देना चाहिए और इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को, नरेगा के मजदूरों को मजदूरी इन्हीं के माध्यम से गांव में ही मिल सके, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़े। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग में भी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मजदूरी निकालने के लिए बैंक में जाना पड़े, वो बीसी सखी के माध्यम से ही पैसा निकाल सके। तो इससे एक तरफ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि हाँ भाई यही मजदूर काम किया था और इसी को पैसा मिल रहा है। दूसरी तरफ बीसी सखी को कुछ कमीशन के रूप में आमदनी होगी। और तीसरा, लोगों को बैंक जाने के लिए 100-200 रुपए पर पूरा दिन खराब नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आप करें। ये भी आपको देखना चाहिए कि कोरोना में जो कोविड की वैक्सीन लग रही है वो सभी लोगों को लग जाए। जिसका नहीं लगा है उसको भी आपको लिस्ट बना के और पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट तक आपको देना चाहिए। एक ईमेल आपको अभी बताया जाएगा, उस पर आपके सुझाव या जो शिकायत है
वो आप शेयर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। मैं आपको अंत में ये कहना चाहूंगा कि कई स्कीमों के, कई विभागों के नोडल के रूप में ये पंचायत सचिवालय उभरे, काम करे, स्थापित हो, और आप उसके नोडल कर्मी के रूप में सामने आए। ये प्रयास है शासन का और हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को किसी स्कीम के बारे में कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब पेंशन की जो बात है, तो कोई महिला अगर पेंशन के लिए कहती है कि हम पात्र हैं और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप बेशक उनका एप्लीकेशन तैयार कराइए, पेंशन के लिए एप्लीकेशन सही जगह पे उसको पहुंचवाइए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी इस इंफॉर्मेशन को सेक्रेटरी, ब्लॉक पे लोग, जिले पे लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और पेंशन देने वाला विभाग भी इसको चेक करेगा और वेरीफाई करेगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी अगर आपने जो सूचना भरी है वो सही है। अगर उसमें सच्चाई नहीं होगी तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी इरोड हो जाएगी, फिर आप अगली बार कुछ लेकर जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। फिर हम लोग भी यहाँ से दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे सही काम के लिए भी। इसीलिए आपको बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत निष्पक्षता के साथ ये काम करना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा, जब ये इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद जो हमें कार्रवाई शुरू करनी है उसके बारे में, घरों के सर्वे के बारे में, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा C3 से कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम सुचेता शुक्ला है और मैं C3 संस्था, जैसे सर ने बताया, विभाग के साथ काम कर रही संस्था C3 के साथ जुड़ी हुई है। जैसे सर ने बताया कि ये पोर्टल पंचायत सहायकों के कार्य को गति देने के लिए और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो आज इस ओकेजन का, मौके का मैं फायदा उठा के सिर्फ 5 मिनट में आपको ब्रॉडली, मोटे मोटे तौर पे ये क्या कैप्चर करेगा, क्यों ये बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करूंगी। जैसे सर ने बताया, प्रशिक्षण जो है हम कुछ अगले हफ्ते से प्रशिक्षण शुरू करेंगे। तो उसमें आपको चरणवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन से बेनिफिशियरी आएंगे या स्कीम्स कैसे होंगे, उसके बारे में पूरी बातें बताई जाएंगी। तो अभी मैं आपका 5 से 10 मिनट का समय लेते हुए एक मोटे तौर पे, क्योंकि आज हम सभी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताना चाहूंगी। इसको सबसे पहले इस पोर्टल के 2 रूप तैयार किए गए हैं। जब आप इसमें यूपी जीपी सहा, यूपी उत्तर प्रदेश जीपी ग्राम पंचायत सहायक का छोटा फॉर्म शॉर्टकट सहा से इस लिंक को आप खोलेंगे तो इस तरह से ये पेज आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें जितनी भी योजनाएं पंचायत से रिलेटेड है, बेनिफिशियरी लाभार्थियों से रिलेटेड है, उनके लिए ये योजना का एक बटन दिया गया है। उसको दबा के आप उसको मेन 9 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये 60 योजनाएं हैं जिनको 9 मेन वर्गों में बांटा गया है। और हर योजना से संबंधित जो योजना, जैसे पेंशन से संबंधित जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 योजनाएं मेन है, वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। और इस विधवा पेंशन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास बेनिफिशियरी का क्राइटेरिया, जो मेजर क्राइटेरिया है जिससे आप पहचान सकते हैं बेनिफिशियरी को, वो, तथा इसमें 3 आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें लाइन से पहला टैब दबाने से विधवा पेंशन का एप्लीकेशन खुल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा टैब दबाने से उससे जो संबंधित जियो है, जो ऑर्डर हुआ है, वो खुल जाएगा आपकी जानकारी के लिए, अगर आप उसके ऊपर पढ़ना चाहें और स्पष्ट करना चाहें। और तीसरा टैब दबाने से हमारा जो साइट है पेंशन का, वो खुल जाएगा। तो इस तरह से सारे ही स्कीम्स की जानकारी इसमें आपके लिए डाली हुई है। ये एक 1 पॉइंट रेटनर, जो हम इंग्लिश में कहते हैं, एक बिंदु जानकारी आपको देगा सभी स्कीम के बारे में।
ये निरंतर अपडेट करते रहेंगे हम। अगर जियो अपडेट होता है या कोई योजना में अपडेट होता है तो उसे हम उसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन आपको दिया गया है। लॉगिन में क्लिक करते ही जो आपको पासवर्ड आज से देने शुरू किए जाएंगे वो पासवर्ड आप डालिए। मैं एक पहले से निर्धारित आगरा का एक पासवर्ड डाल रही हूँ जल्दी से। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा और ये बहुत मुख्य बिंदु है कि जितने भी लॉगिन पासवर्ड है उनको आपकी पंचायत से मैप किया गया है। मतलब कि जब अगर मैंने आकाबड़ा पंचायत का डाला है तो वहीं की डिस्ट्रिक्ट वहीं का पंचायत इसमें मैप होके आएगा। तो पासवर्ड गोपनीय है, आप इसे किसी से भी शेयर ना करें। और अगर आप करते हैं उत्तरदायित्व रहेगा, जवाबदेही रहेगी और आपकी जो जानकारी है उसको भी वो एक्सेस कर पाएगा और देख पाएगा। जैसे आपने देखा मैंने आगरा का डाला है तो ये अपने आप आगरा और अजमेरा ब्लॉक और अकबरा अपने आप इसमें मैप हो गया क्योंकि ये पासवर्ड से मैप है। पहली बार जब आप जाएंगे इसको भी ध्यान रखिए, आपको चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है। आप पहली बार में सभी को निर्देशित करिएगा, अपने सहायक को, जो सहायक जुड़े हुए हैं, कि पहली बार में वो अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे और उसको संभाल के रखेंगे अपने पास। अगर पासवर्ड खो जाता है क्योंकि मोबाइल अभी नहीं मैप्ड है तो जो मेरे साथी आपके साथ जिनका नंबर शेयर किया गया है अंजलि दत्ता और मोहम्मद जकी खान, उनके नंबर आपके साथ शेयर किए गए और ईमेल आईडी, वहां पे आप लिखें और वो 2 से 3 दिन में आपसे रिवर्ट बैक करेंगे नए पासवर्ड के साथ। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सहायकों के लिए जल्दी से मैं दिखाना चाहूंगी कि ये मैं हम लोगों ने कुछ डमी डेटा पहले से डाला हुआ है, ये सही डेटा नहीं है, टेस्टिंग के दौरान डाला गया है। जैसे सर ने बताया हम इसमें सभी बेनिफिशियरीज का डेटा मैप करेंगे एड न्यू में जाके, नए परिवारों में जाके। इसमें सहूलियत के लिए अधिकतर जो ऑप्शंस हैं, जो टैब हैं, वो ड्रॉप डाउन के रूप में डाले गए हैं। सिर्फ आपको अपने गांव का नाम और टोले का नाम और घर का नंबर, जिस घर से आप शुरू करेंगे उस घर का नंबर आपको पहला देके शुरू करना होगा। एक चीज का ध्यान दें, ऊपर लिखा गया है विशेष तौर से कि सर्वे जो है वो आप निर्धनतन परिवार या टोले से शुरू करें, क्योंकि हम उसी गांव से हैं, हम जानते हैं कि निर्धनतन टोला कहाँ पे है या निर्धनतन घर कहाँ पे है। तो सर्वे हम वहीं से शुरू करेंगे जो निर्धनतन घर है। ये जो आप घर का नंबर जब डाल रहे हैं ये ऑटो जनरेटेड है या यूनिक आईडी क्रिएट कर देगा, उसमें आपको कुछ डालना नहीं है, सिर्फ पहले घर का नाम एक डालेंगे और दूसरे का फिर 2 डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आप मुखिया का नाम डालेंगे और कास्ट डालेंगे और फिर सारा ये सारा चयन जो है वो ड्रॉप डाउन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में प्रशिक्षण के दौरान आपसे अभ्यास कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि स्कीम्स तक हम कैसे पहुंचेंगे, हर स्कीम को हम इसमें कैसे मैप करेंगे और अंत में जो आउटकम निकलेगा, ये हम क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी एक्सरसाइज, वो कैसे निकलेगा। तो आप देख रहे हैं सारा चयन आप मैंने जल्दी जल्दी रैंडमली चयन किया है, अंत्योदय कार्ड में सेलेक्ट कर रही हूँ और पानी का। उसके बाद मैंने सेव का बटन दबाया। यदि आप कोई भी खाना छोड़ते हैं, जैसे मैंने घर के मुखिया का नाम नहीं डाला है, तो वो आपको रेड में दिखाएगा और सूचित करेगा कि आपने कोई खाना छोड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल के आपको तो जैसे ही मैंने ये जानकारी डाली तो ये सबसे कॉलम के लास्ट में, क्योंकि आप पहली बार डालेंगे तो आपका कॉलम फर्स्ट आएगा, ये जानकारी यहाँ पे जुड़ जाएगी। और फिर आप यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में जाके हर सदस्य का जो डेटा है वो आप डालेंगे उसमें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो परिवार जुड़ा है उसका ये सदस्य जोड़ने का डेटा आ रहा है। यहाँ व्यक्ति का नाम डालेंगे और उससे क्या रिश्ता है, वो मुखिया है या जो भी रिश्ता है वो भी ड्रॉप डाउन में आ रहा है, वो डालेंगे। और जैसे 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 विधवा पेंशन दिखाया था, तो एक उदाहरण के लिए हम एक विधवा पेंशन लेते हैं। अगर मैंने डाला इसको, तो ये विधवा पेंशन के लिए
एलिजिबल रहेंगे। तो इस पे नीचे आप देखेंगे कि ऐड स्कीम करके है, यहाँ पे हम फिर विधवा पेंशन, क्योंकि इसीलिए आपको ये योजना वाला दिया गया, आप अपने को 1 महीने में अच्छे से उससे फेमिलियर बना लेंगे, परिचित हो जाएंगे, तो आपको पता होगा कि अगर वो 60 साल तक जा रही है तो उसको पेंशन से संबंधित योजना उसको मिलनी होगी। तो आप उससे पूछेंगे कि आपको पेंशन योजना मिल रही है, आपको विधवा पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और यहाँ पे आप उसकी स्थिति डालेंगे, प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। यदि प्राप्त है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं प्राप्त है तो वो कारण मांगेगा कि प्राप्त क्यों नहीं है। ये भी एक ड्रॉप डाउन की तरह आपको दिखाई देगा, उन्होंने आवेदन नहीं किया है, दस्तावेजों की कमी है या अगर कुछ अन्य है, कुछ और कारण है, तो उसको आप लिखें। इसे बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि सर ने जैसे कहा है सारी जानकारी को सत्यापित किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा डिपार्टमेंट से। तो डेटा को बहुत ही ध्यान से भरें। ये डेटा भरने के बाद आपको इससे क्या फायदा होगा, पंचायत सहायकों को इससे क्या फायदा होगा वो मैं दिखाती हूँ। ये रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट हो गई हैं, जो डमी डेटा हम लोगों ने डाला था, जो कुछ दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर आप अपने गांव का डेटा क्रमवार सही तरीके से भरेंगे तो विभिन्न रिपोर्टों के लिए, जैसे अगर आप हाउस टाइप दबाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी पंचायत में घर किस प्रकार के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं या सेमी पक्के हैं। तो ये आपको लिस्ट, आप तुरंत इसको पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी निकाल सकते हैं, एक्सेल ले सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स आपको बार बार नहीं बनानी होगी। उसी प्रकार से अगर आप देखना चाहें कि मेरे घर में, जैसे सर ने बताया था, टॉयलेट्स जो हैं वो मेरे गांव में कितने पंचायत में कितनों के पास टॉयलेट है, तो ये लिस्ट क्योंकि आपने बना रखी है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा इस लिस्ट को। आप इसको एक डैशबोर्ड के रूप में, एक सुंदर चित्र के रूप में भी देख सकते हैं, जो डेटा भरा गया है कि आपके गांव में कितने बीपीएल हैं, कितने एससी एसटी हैं, कितनों के पास टॉयलेट है, स्कीम वार किसको क्या मिल रहा है, वो सारा भी आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा फिर से एक बार कि इस जानकारी को, क्योंकि ये काफी ऑथेंटिक वे से भरें, सही तरीके से भरें, अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज और सत्यापित करके भरें। इस पूरे प्रक्रिया में C3 के जो सदस्य हैं वो आपके साथ रहेंगे, एडमिन और पासवर्ड शेयर करने के लिए। ये जो मैंने वर्जन अभी खोला है, ये वेब पोर्टल वर्जन है, अर्थात जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में नेट होने पर खुलेगा। पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे आपको नेट की जरूरत होगी। मैं अपना स्क्रीन बंद कर रही हूँ और हम शेयर करेंगे। इसका एक सहूलियत के लिए एक मोबाइल वर्जन, मेरे साथी आशीष इसको शेयर करेंगे, मोबाइल वर्जन भी बनाया गया है जो ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। अर्थात जब नेट नहीं होगा, आप किसी बेनिफिशियरी के घर गए और आप वहाँ डेटा भर रहे हैं और ये डेटा आपको घर घर जाके भरना है और नेट नहीं है, तो आप फिर भी ये ऐप खोल पाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे अगले हफ्ते से। और ये आपको ऐप दिख रहा है जो मोबाइल पे दिखाई देगा, और इसको आप बिना नेट के भी चला सकते हैं। ये अपने आप 6 घंटे में, या जब आप इंटरनेट क्षेत्र में आएंगे तो ये डेटा को खुद ही सिंक कर लेगा। फिर भी अगर ये सिंक नहीं करता है, 3 बिंदु आप देखिएगा बाईं और ऊपर है, वो आपको दिए गए हैं। मास्टर डेटा रिफ्रेश करें, जो कि हर शनिवार को एक डाउन टाइम होगा। अगर हम ऐप में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोई प्रश्न बदलते हैं, तो वो रिफ्रेश करेगा। डेटा सिंक आप खुद कर सकते हैं। आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ नेट नहीं है, आपने वहां भरा और वापस आके आप डेटा सिंक करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। क्योंकि ये ऐप ऑफलाइन चलेगा, इसके स्क्रीन पे जो स्कीम्स की जानकारी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया गया है। उसको पहली बार या बार बार भी आप योजनाओं की जानकारी में जब क्लिक करेंगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, वो आप अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। आशीष, योजना की जानकारी में क्लिक कर दीजिए एक बार। उसको आप अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। इसमें सारी स्कीम वार जो जानकारी है वो एक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास, माफ कीजिएगा तकनीकी ग्लिच थोड़े बहुत होते रहते हैं, तो पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फॉर्म में अपने आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं। बाकी ये जो ऐप है ये पूरा आपके वेब ऐप की तरह है। ये सारे ही ऐप एक दूसरे से सिंक है। जो जानकारी आप लैपटॉप में भरेंगे या मोबाइल में भरेंगे,
वो ऑटोमेटिकली हर जगह से आपके पासवर्ड और एडमिन से हर जगह मैप होता जाएगा, हर जगह आपको दोबारा कहीं नहीं भरना है, वो सिंक होता जाएगा। इसको स्टेट पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज, यहाँ पे जैसे सर देखना चाहें तो वो भी देखते रहेंगे, और समय समय पे इसको फीडबैक जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक बार चाहूंगी कि जो मेरे साथी हैं अंजलि और जाकी, वो एक बार हाथ हिला के अपना सिर्फ हाथ हिला दे तो पता चल जाए कि वो लोग कौन है, क्योंकि निरंतर आप लोग संपर्क में रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि अपना पासवर्ड और लॉगिन अगले हफ्ते से लेना शुरू करें। तो उस पे जाएंगे तभी तो दिखेगा स्क्रीन। आशीष स्क्रीन बंद कर दीजिए। नीचे हाथ रेज करना। अंजलि और जाकी कृपया अपना हाथ हिला के एक बार सबसे अपनी एक बार पहचान बना लीजिए, क्योंकि हेलो बोल दीजिए, क्योंकि डेली बात करनी है। जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं, जैसे सर ने कहा, 1 महीना हम इस ऐप पे प्रैक्टिस करेंगे, और जो एक कट ऑफ डेट हम लोग ले रहे हैं 10 मार्च की सर, इलेक्शन टाइम की, उस तक का डेटा हम डमी डेटा मानेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, भर सकते हैं, अपने प्रश्नों को लिख के रखिए, प्रशिक्षण के दौरान डिटेल में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। 10 मार्च के बाद का जो डेटा है आपके पास एक सूचना भी जाएगी, उसके बाद जो डेटा है वो सही डेटा बेनिफिशियरी का आप भरेंगे क्रमवार तरीके से। एक दिन में हमने ये तय किया है कि आप 4 बेनिफिशियरी लाभार्थियों के घर जाके डेटा भरेंगे, तो 2 से 3 महीने में क्रमवार तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में डेटा जो है वो हम रिफ्रेश और अपडेट करते रहेंगे। अंजलि और जाकी आप आ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो कभी और उनसे परिचय होगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू। सर्वे का काम इलेक्शन के बाद होगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और अभी आपको सिर्फ पढ़ना है और पोर्टल को समझना है और अलग अलग स्कीमों में एक्सपर्टीज हासिल करने का प्रयास करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंचायत में जो सीएफसी और एसएफसी का साइट या पोर्टल चलाते हैं वो एक्सप्लेन करें कि पंचायत सहायक कैसे सीएफसी और एसएफसी से जो काम हो रहे हैं उनको वो देख सकते हैं, उस पर फीड करने में मदद कर सकते हैं, और मटेरियल वगैरह के पेमेंट की स्थिति को देख सकते हैं और उसमें मदद कर सकते हैं। बताइए। एक्सेल सॉफ्टवेयर उस पे ई ग्राम स्वराज धन्यवाद सर। सर ये जो हमने आज पीपीटी बनाई है, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो कि पंचायत राज विभाग में 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग का जो धनराशि पंचायतों को प्राप्त होती है उसके अंतर्गत जो भी भुगतान किए जाते हैं वो इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। अभी गत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जब पंचायत सहायकों की ट्रेनिंग करी थी तो उन लोगों को विस्तार से हम लोगों ने एक बार इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में अवगत कराया था, एक शिक्षण सत्र जो है उसको दिया था। तो मैं फिर से आप सभी लोगों का इस पे ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है वो भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पोर्टल है जिसमें कि आपको प्लानिंग, रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग ये तीनों प्रक्रिया जो है एकीकृत की गई है, जिससे कि आप अपनी ग्राम पंचायत की कार्य योजना के सापेक्ष जो कार्य आपके निकल आएंगे उस कार्यों की वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करना, उनकी भौतिक प्रगति अंकित करना तथा उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट होगी या रिसीव या पेमेंट वो करना, वो आपको इस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इसके मुख्यतः 4 मॉड्यूल हैं। पहला है पंचायतों की प्रोफाइल, जिसमें कि प्रधान और जो हमारे सचिव हैं उनकी मोबाइल, ईमेल आईडी, उनके नाम ये सब अंकित किए जाते हैं, पंचायत के प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है। दूसरा है हमारा मॉड्यूल प्लानिंग का, जिसमें कि जो पंचायत की ग्राम पंचायत की कार्य योजना विकसित की गई है जीपीडीपी, उसको अंकित किया जाता है। जीपीडीपी में सारे कार्य एक वर्ष के जो है वो पंचायतों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वो सारे कार्य यहाँ पे अंकित किए जाते हैं। इन्हीं कार्यों के सापेक्ष आपको एक वर्क आईडी मिल जाती है, जिस वर्क आईडी के अगेंस्ट में आप उनकी तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते हैं, उसको यहाँ पे आपको अंकित करना पड़ता है। वो रिपोर्टिंग मॉड्यूल में हमारा ये कार्य किया जाता है।
रिपोर्टिंग मॉड्यूल में और भी एक कार्य किया जाता है। जब आप इसके सारी स्वीकृतियां प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हर कार्य की, जो खासकर जो आपके सिविल वर्क्स हैं, उनकी जियो टैगिंग करनी पड़ती है। जो एसेट ओरिएंटेड वर्क्स हैं या आपके सिविल वर्क्स हैं, उनकी एक जियो टैगिंग आपको एम एक्शन सॉफ्ट, एक मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा निर्मित है, उसके माध्यम से करना होता है। और हमारा चौथा और आखिरी मॉड्यूल है पेमेंट का, जो कि अकाउंटिंग मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑनलाइन रिसीट और ऑनलाइन पेमेंट, तो 15 फाइनेंस कमीशन में हम रिसीट भी ऑनलाइन देते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। और स्टेट फाइनेंस कमीशन में रिसीट तो आप के द्वारा अंकित की जाती है, लेकिन पेमेंट जो है वो डोंगल के माध्यम से ही की जाती है। इस पोर्टल के जो दो मुख्य यूजर्स हैं, वो आपके प्रधान और सेक्रेटरी है, जिनको भी शासन द्वारा एक को मेकर बनाया गया है, सेक्रेटरी साहब हैं उनको मेकर बनाया गया है, और जो प्रधान जी हैं उनको चेकर बनाया गया है। इन दो की लॉगिन आईडी पासवर्ड से कोई भी भुगतान की प्रक्रिया हम कर पाते हैं। सर्वप्रथम हमको इसमें कार्य योजना अंकित करनी है। कार्य योजना के सापेक्ष हमको सारी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करके हमें जो है यहाँ पे अंकित कर देना है, और एक वर्क आईडी को हमको ऑनगोइंग कर देना है। ये कार्य हम कर चुके। अब हम इस पे जो है ऑनलाइन पेमेंट वाउचर एक क्रिएट करेंगे और पेमेंट की प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे हम पेमेंट इस पे करते हैं। तो इसमें अगर आप ये स्क्रीन देखें, तो इसमें एक पेमेंट वाउचर जो हमने मेकर की लॉगिन आईडी से किया है, जो सचिव साहब की लॉगिन आईडी है, उससे आप लॉगिन करके जब आप करेंगे, तो इसमें आपको क्रिएट एक पेमेंट वाउचर ट्रांजैक्शन का आपको टैब दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर आपको क्लिक करना है। तो ये स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें कि आपको ये बताना है कि पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कौन सी वर्क आईडी के सापेक्ष आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जहां पे आपको वर्क आईडी सेलेक्ट करनी होगी, और इसमें किस योजना के तहत आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, मतलब पेमेंट करना चाहते हैं। तो हमने 15 फाइनेंस कमीशन मान लीजिए हम करते हैं, तो 15 फाइनेंस कमीशन के दो हेड होते हैं। नेक्स्ट, 15 फाइनेंस कमीशन के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट हमारा होता है टाइल का, और एक कंपोनेंट होता है हमारा अनटाइल का। तो टाइल के कंपोनेंट में जो अनुमान्य चीजें हैं, जब आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, शासनादेश पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि टाइल में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और वाटर मैनेजमेंट प्लस सैनिटेशन, ये दो तीन चीज पे ही इसको जो है वो अलाउ किया गया है। बाकी और किसी कार्य पे आप इसका इस मद में धनराशि खर्च नहीं कर सकते। तो आप पेयजल वाटर सप्लाई, वाटर कंजर्वेशन और आपका सैनिटेशन में जो भी एक्टिविटी आती है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयलेट, ये सब जो गतिविधियां हैं, इनके बारे में ये टाइल कंपोनेंट बताता है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है अंड। तो अभी हम पहले टाइल को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पेमेंट किया है, एक पेमेंट जैसे कि आपकी सैलरी का पेमेंट जो है आजकल बहुत ही चर्चा का विषय है। तो जिसमें कि आप लोगों को सैलरी हम भुगतान करते हैं सचिव और प्रधान के लॉगिन आईडी से, तो वो इसी लॉगिन आईडी से आपकी सैलरी भुगतान की जाती है। तो जब आप अपने सैलरी का कोई पेमेंट वाउचर बनाएंगे, तो आपको पेमेंट वाउचर में क्या क्या चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब आप कार्यों का किसी कार्य के लिए बनाएंगे, तो वही सारी चीजें वहां पे भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके हेड्स अलग अलग। तो अब हम सैलरी का देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमको नेचर ऑफ पेमेंट में हमने एक्सपेंडिचर वहां पे सेलेक्ट कर लिया था, 15 फाइनेंस कमीशन स्कीम सेलेक्ट कर ली थी। अब हम अकाउंट हेड जो है एक सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमने 15 फाइनेंस कमीशन में हमारा मेजर हेड एक जो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, उसको हमने किया 25-15। ये हमारा अनटाइड ग्रांट है। तो अनटाइड ग्रांट में हम जब भी मेजर हेड सेलेक्ट करेंगे वो 25-15 ही होगा। उसका माइनर हेड 103 हम दे देंगे। ये माइनर हेड जो है पंचायत राज प्रोग्राम के बारे में होता है। और आपका ऑब्जेक्ट हेड 46 होगा, क्योंकि आपकी सैलरी के भुगतान के लिए अनुमान नहीं किया गया है। ये अदर सर्विसेज फीस के नाम से ये आता है 46 नंबर कंपोनेंट हेड और ऑब्जेक्ट हेड। इसमें आप अपने तो इसमें आप अमाउंट जो है नेक्स्ट, बस इसमें आप अपना अमाउंट जो है जैसे 6000 आपको भुगतान करना है सैलरी का, तो 6000 का भुगतान आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। और इसको सिर्फ अगर मान लीजिए कि आप ये भुगतान, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन में दोनों चीजें टाइड भी है और अनटाइड भी, हमने अनटाइड का देखा था। अगर हम टाइड से करते हैं तो टाइड में भी हमको वर्क आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो मेजर हेड लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 22-15, ये गलत दिखाई, 25-15 नहीं 22-15 होगा।
22-15 103 और 80 यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा ऑब्जेक्ट हेड का। तो इसमें आप क्या में ये हर कार्य के सापेक्ष चेंज करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य था, आपकी सैलरी का पेमेंट था, इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट हेड दे रहे थे 80। अगर कोई और कार्य, मान लीजिए कोई पेयजल का कार्य है या कोई आपका रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य है, तो उसके सापेक्ष जो ऑब्जेक्ट हेड डिफाइंड है उसको आपको यहाँ पे अंकित करना है। जब हम ये अकाउंट हेड्स मैप कर लेंगे तो हमको यहाँ पे आपका जिस लाभार्थी को, मतलब आपको पेमेंट करनी है, आप इस सैलरी का भुगतान के लिए आपको आपके खाते में पैसा मेरे को भेजना है, तो मैं अपने यहाँ पे जो टू होम पेड है ऑप्शन आता है हमारे पेमेंट वाउचर में, उसको सेलेक्ट करूंगा और उसमें आपका नाम अगर मैंने अंकित पहले ही कर रखा है तो वो सूची वहां पे आ जाएगी। अगर नहीं कर रखा है तो मेरे को आपको एक एज अ बेनिफिशियरी वहां पे अंकित करना पड़ेगा। वो भी उसी सॉफ्टवेयर से होगा, मास्टर एंट्री में जाके आप जो है एक वेंडर को रजिस्टर कर लेंगे एज अ बेनिफिशियरी। तो जब हम टू होम पेमेंट में करेंगे तो ये आपका पेमेंट वाउचर एक क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें सचिव महोदय की सबसे पहले डीएससी से साइन करना होता है। ये सचिव महोदय की जो साइन करेंगे, ये एक पेमेंट वाउचर आप सेव कर लेंगे तो आखिरी एक दिन में जितने भी पेमेंट वाउचर आप सेव करते हैं उसका एक एफटीओ बन के चला आता है। एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। ये जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, इस पे सचिव महोदय के मतलब मेकर के पहले साइन होते हैं और उसके बाद चेकर के साइन होते हैं। तो इसी तरह ये जैसे आप पहले मेकर के साइन होंगे, साइन डीएससी मैनेजमेंट में आप जाएंगे, मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट, साइन अप्रूव डीएससी वेंडर फाइल कर देंगे, नेक्स्ट। उसके बाद जो है जो मेकर के द्वारा साइन किया गया, फिर चेकर के द्वारा साइन किया, ये मतलब ये जो लॉगिन आईडी होगी ये चेकर की होगी, जो प्रधान साहब है उनकी लॉगिन आईडी से हम दोबारा वहां पे जो एफटीओ मेरे पास आएगा वो यहाँ पे आपको दिखने लगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे साइन वेंडर फाइल में, यहाँ पे आपको एक एफटीओ दिखने लगेगा और यहाँ पे आप उसको या तो अप्रूव कर देंगे या तो आपके जो है वो रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन अप्रूव करना क्योंकि आपकी सैलरी का मामला है, इसलिए अप्रूव करके हम आगे बढ़ेंगे। अब जो पेमेंट हुई है इस प्रकार जो टाइड और अनटाइड, ये 15 फाइनेंस का एग्जांपल मैंने लिया है, इसकी जो भी पेमेंट आपने की है वो सब आप अपने पेमेंट वाउचर में देख सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी पे। मेकर की भी लॉगिन आईडी पे वो दिखता है और चेकर के भी दिखता है। वो आप इस रिपोर्ट्स में विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें हैं, जिस रिपोर्ट्स के माध्यम से आप पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये पेमेंट जो है ये आपका पीएफएमएस के माध्यम से अंतोगत होता है, तो इसलिए ये पेमेंट पहले ई ग्राम स्वराज से पीएफएमएस जाता है और पीएफएमएस से फिर बैंक को जाता है और फिर बैंक जो है वो लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट करता है। तो इसके लिए जो पूरा समय अवधि भारत सरकार द्वारा हमारे पोर्टल के लिए बताई गई है कि हमारे पोर्टल में मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमने पेमेंट करी, वो पेमेंट हो गई और उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ पे अंकित हो गई। उसके लिए तकरीबन जो है वो 2 दिन का समय भारत सरकार लेती है, लेकिन पेमेंट जो है वो हो जाती है। पेमेंट तुरंत मतलब 4 घंटे के अंदर हो जाती है। 4 घंटे से लेके 48 घंटे का समय जो है भारत सरकार ने इसके लिए बताया। तो ये पूरी एक नक्शल में हमने पेमेंट प्रक्रिया आपको बताई है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में होती है, टाइड ऑर्डर इसी तरह स्टेट फाइनेंस कमीशन में भी होगी और इसी तरह कोई अन्य योजना जैसे अंत्येष्टि स्थल कभी हम पेमेंट करते हैं, जहां जिन जिन पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल हमने दिया है तो वो भी भुगतान इसी प्रकार होता है, बस उनकी आईडी और उनके हेड वो अलग अलग होंगे और वेंडर अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। थैंक यू। ये मेकर और चेकर का तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंट्री होगी, यस, लेकिन काम का और वाउचर्स का तो पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, वो कैसे ये एक्सेस करेंगे सर? वो एडीएम एक आईडी होगी, एक एडीएम लॉगिन बताइए। मैं बता रहा हूं उसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल में जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम जो पेमेंट का है ये तो मेकर और चेकर की लॉगिन आईडी से होता है, लेकिन जो कार्य योजना बनती है, कार्य योजना का अंकित करना या उस पे जो है जो स्वीकृतियां, जो वांछित स्वीकृतियां हैं वो उस पर अंकित करना, कार्यों की स्थल पे जाके जियो टैगिंग करना, ये सब कार्य जो है वो हम हमारी ई ग्राम स्वराज पे एक और आईडी है जो कि पंचायत की हम एडमिन आईडी जिसको हम बोलते हैं, उससे हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और उससे करके हम आपको बता चुके हैं। तो एक ई ग्राम स्वराज .gov.in जो हमारा पोर्टल है उसको हमने खोल दिया, गूगल पे लिखेंगे आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे एक से पहले होम पेज दिखा दूं, यहाँ पे इसमें बहुत सारी रिपोर्टें होम पेज पे ही दी हुई हैं।
नीचे आइए। तो जैसे कोई आपको अपना प्लान देखना है तो प्लानिंग में आप जाएंगे, प्लान आप यहाँ पे जो होम पेज है यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में बहुत सारे प्रकार के जो है वो चीजें मिल जाती है, प्लानिंग, अकाउंटिंग और आपकी रिपोर्टिंग के अनुरूप। जैसे प्लानिंग में हमको देखना है कि मेरे पंचायत का प्लान पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो प्लानिंग में मैं जाऊंगा, मैं अप्रूव्ड एक्शन प्लान में जाऊंगा। अप्रूव्ड एक्शन प्लान में मैं अपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करूँ, जैसे मान लो 21-22 सेलेक्ट किया और मैं एक सिक्योरिटी कोड डाल दूंगा, कैप्चा उसको कहते हैं, उसको मैंने डाला और मैं गेट रिपोर्ट किया। अब जिस जिले की मेरे को देखनी है यूपी पैकेज, तो यूपी उत्तर प्रदेश में हमारे पास 58,226 पंचायतों द्वारा अपने मेन प्लान डाल दिए गए। तो कुछ पंचायतें ऐसी भी हो सकती है जो पहले डाल के चली गई, जो अब अर्बन में आ गई। इसमें जैसे मैंने आगरा का लिया, आगरा का कोई भी ब्लॉक का मैंने देखा कि इसमें इस ब्लॉक में 52 पंचायतों द्वारा प्लान डाले गए हैं। क्लिक करिए और किसी भी एक पंचायत का, जैसे मैं अकबरा का ही एक मेन प्लान जो है चेक करता हूँ, अकबरा का, ठीक है। तो ये मेन प्लान जब मैं देखूंगा तो इसमें प्लान की समरी भी आ जाएगी मेरे पास, कितने का टोटल प्लान कितने का बना है, अनटाइट और टाइट में मतलब टोटल आउटले कितना है। आप सेक्टर व्यू में जाओ, किन सेक्टर में प्लान बना है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, मतलब इन सभी सेक्टर की कुछ ना कुछ कार्य हमारी कार्य योजना में अंकित किए गए हैं। किन किन स्कीमों से कार्य किया गया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड। और क्या क्या एक्टिविटी दी गई है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप एक्टिविटी को ड्रैग करें नीचे तक जाएं, तो यहाँ पे हैंडपंप लिया गया है, इंटरलॉकिंग ली गई है, 15 आपदा प्रबंधन में भी कुछ लिया गया है, नीचे आए, फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री में भी कुछ लिया गया है, रोड्स हैं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रोड्स बहुत ज्यादा ली गई है यहाँ पे, नीचे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर पे हैंडपंप रिपोर्ट, हैंडपंप का मेंटेनेंस, बहुत सारे कार्य ऐसे। टोटल कार्य जो है कितने लिए गए हैं, कुल कार्य जो है इस पंचायत में 90 लिए गए हैं और ये पंचायत की 98 लाख रुपए की कार्य योजना बनी। तो कुल 98 लाख रुपए की कार्य योजना जो है यहाँ पे अंकित की। हुए कार्य को दिखाइए, जो कार्य हो गए हैं सर हुए कार्य प्लानिंग एक्टिविटी। अब किसी मान लीजिए कि हमको कार्य योजना में देखना है कि कौन सा कार्य मेरा हुआ है, पेमेंट प्लानिंग, किस एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी 90 वहां ली थी, उसपे क्या कार्य हुआ है, कितने के भुगतान हुआ है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो प्लानिंग में हम जाएंगे, इनफैक्ट रिपोर्टिंग में जाएंगे और रिपोर्टिंग में हम अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके एलपी इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिपोर्टों में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लैग मिले, क्योंकि ये सब रिपोर्टें एक्टिविटी वाइज जब भी निकलती है कार्यवार तो बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इंटरनेट की भी सुविधा तो थोड़ी सी आपके पास अच्छी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी ये रिपोर्ट एक्सेस हो जाए। तो ये पूरे सब इसी पंचायत के लिए सबकी खुल रही है क्या? पहले डिस्ट्रिक्ट खुलता है, फिर ब्लॉक, स्टेट पंचायत, नेस्टेड फॉर्म में है। इसके ऐप पर तो तुरंत खुल जाता है। ये रिपोर्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल भी नहीं होगी। दूसरा टैब करो, दूसरा टैब करो, उस पर प्लानिंग में जाके दूसरी रिपोर्ट है एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर, वो इससे तो आसान है, प्लानिंग में से हम प्लानिंग में जा रहे हैं। फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं प्लानिंग में, प्लानिंग एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर, दिस वन। अरे आप इतना तेज क्यों कर रहे हो यार, आराम से चलो। 21-22 इसमें जाएगी नीचे,
इसमें यूपी सेलेक्ट कर ले। हम लोग जब इस पे जाएंगे तो ये रिपोर्ट में हम फिर वही देखेंगे, जितने हमारे प्लान बने उतनी ही पंचायत की संख्या यहाँ पे भी आ गई। हम अपने एक कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना आगरा ही हमने किया था, आगरा कर लिया, आगरा का कोई भी ब्लॉक कर लीजिए, कोई दूसरा नहीं कर क्यों आगरा का नहीं खुला? नहीं खुला, खुलेगा, वो खुल रहा था। रिपोर्ट नहीं खुली। कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो रिपोर्ट शायद नहीं खुल रही है अभी, लेकिन उस रिपोर्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एक्टिविटी पर्टिकुलर जो आपने 90 एक्टिविटी हमने वहां पे देखी थी, उस प्रत्येक एक्टिविटी के सापेक्ष कितना क्या भौतिक प्रगति हुई है और कितना भुगतान हुआ है, उसकी जानकारी आपको वहां मिली। हाँ, ये एक्सप्लेन करिए क्या खुला। ये जो रिपोर्ट हमने खोली है, ये आपने जो हमने अभी ऑनलाइन पेमेंट किया है अछनेरा में आबादूपुरा गांव का। यस सर, इसमें क्या जो है? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके जो आज तक 3 फरवरी का जो पेमेंट वाउचर जो है ड्रॉ किए गए हैं, उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है कि इस पंचायत में कितने पेमेंट वाउचर कहाँ पेमेंट हुए? जीरो में भी आ रहा है नाम। सर, ये करोड़ में फिगर है। एक तो एक पेमेंट जैसा ये जो है ये केस इसलिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, रिपेयर ऑफ ट्यूबवेल, हैंडपंप की मरम्मत के लिए किया है। हैंडपंप मरम्मत। अगला खोलिए। फिर शुरू से करेंगे। नहीं, बैक हो जाएगा वो। कोई भी एक रुपीज रुपीज में लीजिए। अछनेरा आबादूपुरा, हाँ। ये पेमेंट की लिस्ट आ जाएगी, किस किस वेंडर को किया गया है पेमेंट, किस तारीख को किया गया है, ये सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आकाश, थोड़ा आप मत करिए, करते नीचे करिए। आपको इन लोगों को पेमेंट किया गया है। यस सर, ये देख सकते हैं ये लोग। ये सारे ऐसे निकले हुए हैं, छोटे छोटे पैसे। इस पंचायत में ऐसे ही हो सकती कोई एसएचजी की महिला हो या उनको पेमेंट हुई हो, या नहीं, इतने पेमेंट एक साथ कैसे हो गए? ये कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट ठीक है, चलिए ठीक है, बंद करिए। तो ये बहरहाल आपने देखा कि कैसे आप जो पंचायतें पेमेंट कर रही हैं उसको चेक कर सकते हैं। मेरा सभी डिप्टी डायरेक्टर, डीपीआरओ और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे अनुरोध है, पंचायत सेक्रेटरी से भी, कि अब पंचायत के सारे पेमेंट करने की जो व्यवस्था है वो यही पंचायत सचिवालय से आपको बनानी चाहिए, इसी कंप्यूटर से किया जाना चाहिए, ताकि एक फंक्शनल ऑफिस के रूप में ये चल सके और सबको जानकारी भी हो चीजों के बारे में। मैं सभी पंचायत सहायकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे आपका नियमित तरीके से ऑफिस खुलना चाहिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, हमें इस्टेब्लिश करना
बहुत जरूरी है। तो आपको सुबह खोल के वो ऑफिस जो पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ साफ सफाई करवाते हुए वहां बैठ के और ये सीखने समझने की और पढ़ने की काम करनी है, और साथ में लोगों के लिए अगर कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो वो काम करना है। सारे पंचायत में जो भी काम हो रहे हैं उनका पेमेंट, वाउचर्स, ये सारे कुछ आपके इसी कंप्यूटर से होना चाहिए। हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, अभी तक लगभग 22,000 पंचायतों में कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं और कनेक्टिविटी वगैरह की व्यवस्था की जा चुकी है। ये अच्छी प्रगति है। बाकी जहाँ शेष रह गए हैं वहां भी मेरा अनुरोध है सभी डीपीआरओ और डीडी साहबान से और एडीओ पंचायत से कि तुरंत कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा करें, वहां पे कंप्यूटर लगवाएं, जो भी फर्निशिंग करनी है, फर्नीचर्स वगैरह, कनेक्टिविटी, ये तुरंत इसको कराएं। अब इसमें आप लोगों से किसी को कोई बात कहनी है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज क्लोजर। एक तो सर इनका जॉब चार्ट अभी इश्यू हो जाएगा सर, तो उसमें बाकी भी जो चीजें और चीजें रह गई हैं, जैसे सीआरएस में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन है और उसका डिस्पोजल है सर। ऐसे ही जैसे परिवार रजिस्टर की कोई प्रति मांगता है तो उसका रिकॉर्ड वहां पे रखना, रजिस्टर रखना और उसको वहां से जारी करना। जितने भी एप्लीकेशंस कराने हैं, जैसे पेंशन के एप्लीकेशन कराने हैं, तो इन सारे का डिटेल रखना, ये सब पूरा जॉब चार्ट में इंक्लूड करके, और उसमें पंचायत सचिव, पंचायत सहायक की क्या जिम्मेदारी है उसको डिटेल करते हुए जॉब चार्ट 1-2 दिन में सर शासन में आ जाएगा, फिर जारी हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा सर। दूसरा जो है एक अटेंडेंस सिस्टम भी अभी तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ अगले 1 महीने में ये, उसमें सभी पंचायत सहायकों को रोजाना अपने डेस्कटॉप से अपनी जो अटेंडेंस है उसको उसमें देनी है। तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आज कहाँ कहाँ जो है हमारा ग्राम सचिवालय खुला है टाइम से और कहाँ नहीं खुला है। तो ये पूरे स्टेट का जो है एनालिटिकल रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है, अगले 1 महीने में लागू हो जाएगी। तो ये सबको देखना है सर। कंप्यूटर परचेज तो हो रहा है सर। एक समस्या कल हम लोग गए थे एक जिले में देखने के लिए सर, तो वहाँ पे ये हुआ कि कुछ इस तरह से निर्देश हो गए कि जेम से खरीदना है, जबकि तकरीबन 40-50% खरीद लिया गया था उसके बाद, तो उसके कारण से डिले हो रहा है। इसमें पहले डायरेक्टर साहब ने ये लिखा था कि जेम से रेट कंपेयर करें और उसके हिसाब से लें, ताकि चाहे तो देखिए इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जेम से खरीदने की बाध्यता नहीं है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि जेम से खरीदने के लिए फिर जो आपको चलना वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बनाने हैं, 3 लोगों की जरूरत होती है, उतने हैं नहीं गाँव में। और पंचायत में भी सिर्फ 2 है, पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान। इसीलिए हमने जो जीओ भी किया था उसमें ये लिखा था कि आपको जेम से खरीदने की बाध्यता नहीं है। 1 लाख से कम का परचेज है, आप प्रधान के साथ जाके और दुकान से खरीद सकते हैं, कोटेशन के बेसिस पर भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ये भी दिखा है कि कुछ जगहों पे नॉन स्टैंडर्ड जो है इक्विपमेंट ले लिया है, असेंबल्ड कंप्यूटर ले लिया है। ये नहीं होना चाहिए, असेंबल्ड नहीं लेना है। आपको ये भी बताया गया है और ये लिखा हुआ भी है, सभी बीपीआरओ को बार बार ये समझाया गया है कि ये एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का ही इक्विपमेंट होना चाहिए। ज्यादातर जगहों पे ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट का काम ले रहे हैं, तो वो नहीं करना है। इंटरनेट की पूरी व्यवस्था वहाँ पे लेनी ही लेनी है, जिसका भी बेस्ट इंटरनेट अवेलेबल है वो कनेक्शन ले लेना है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था सर जो इनको पूरा करना है। इतना मुझे कहना है। ठीक है, तो आज चूंकि काफी लोग इस पे जुड़े हुए हैं तो हम लोग आपकी तरफ से तो कोई ऐसी बात ले नहीं पाएंगे। दीदी लोग हैं सर, तो अगर दीदी चाहें तो कह सकते हैं। अगर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहबान कोई बात कहना चाहे तो बता सकते हैं। एक सेकंड, अपना माइक ऑफ करना। कोई डीडी साहबान कुछ कहना चाहते हैं तो 1-2 लोगों से हम लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज इट। ठीक है, तो अंत में एक बार फिर मैं सभी पंचायत सहायक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको पूरी कोशिश करनी है हमें कि सक्सेसफुली इस जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से ग्राम सचिवालय को इस्टेब्लिश किया जाए और आप इन सभी स्कीमों के बारे में एक नोडल पर्सन के रूप में उभरे और पंचायत सचिवालय एक
वाकई में सचिवालय की तरह इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर सकें। ये एक आपको मेल दिया गया है, इस पे आप लोग अपना सुझाव या जो बातें हमने कही, कोई विशेष चीज आप कहना चाहें, शिकायत है, तो आप इस पे भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको देखने के बाद फिर जब अगली वीसी होगी तो उसके पहले हम आपके सुझाव पे अमल करें, या फिर हम उस वीसी में आपको उसके बारे में स्थिति बताएंगे। तो ये एक माध्यम हो सकता है हम लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। सर अटेंडेंस वाला में तो